बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। इसको समझने के लिए पहले आपको गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को समझना होगा। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जेक्टिव का काम होता है इन कवानीन को नाफिज करना और जुडिशरी का काम होता है इन कवानीन की इंटरप्रिटेशन करना। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव जो है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक है अपर हाउस जिसको सेनेट कहते हैं और एक है लोअर हाउस जिसको नेशनल असम्बली कहते हैं। ये दोनों असम्बलीज़ कवानीन बनाती हैं। एग्जेक्टिव में अगर बात करें तो इसमें मेनली प्रेसिडेंट आता है और फिर साथ में प्राइम मिनिस्टर और इसका जो कैबिनेट है, कैबिनेट में जितने भी हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर टेक्नोलॉजी, वज़ीर ख़ारजा और जितने वज़ीर तालीम, ये सारे वज़रा इसमें आते हैं कैबिनेट में। जुडिशरी में फिर कोर्ट्स वगैरह आती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इस आर्गन को इस आर्गन से अलहदा किया जाए, यानी एग्जेक्टिव को जुडिशरी से अलहदा करना, ये हमारा टॉपिक है। तो हुआ कुछ यूँ कि 1973 का जो कानून था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था, ज़ियाउल हक ने उसको सस्पेंड कर दिया था और ख़ास तौर पे इसकी जो प्रोविजंस थी जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा करने की, इसको सस्पेंड किया था। तो फिर ये मसला जो है वो 1985 तक अनडिस्कस रहा, किसी ने इसको देखा ही नहीं, किसी ने गौर ही नहीं किया इस तरफ। लेकिन 1985 में जब आरसीओ आया तो आरसीओ में ये जो इसका पीरियड है ना वो एक्सटेंड कर दिया गया 14 साल तक। यानी ये कहा गया कि 14 साल बाद हम इसको एग्जेक्टिव को जुडिशरी से अलग कर देंगे। लेकिन फिर हुआ यूँ कि जो एग्जेक्टिव थी उसने कोई काम नहीं किया, सुस्त रवि का मुजाहरा किया, उसने अटेंशन नहीं दी इस तरफ, क्योंकि वो चाहते थे कि जो जुडिशल पावर्स हैं वो भी उनके हाथ में ही रहें। यानी ये जो है एग्जेक्टिव ने ये चाहती थी कि इसकी जो पावर्स हैं वो भी इसके हाथ में रहें। इसलिए इन्होंने सुस्त रवि का मुजाहरा किया और इसकी तरफ अटेंशन नहीं दी। लेकिन जो बार काउंसिल के मेंबर्स थे उन्होंने एक्सपायरी डेट पे, यानी ये जब 14 साल पूरे हुए तो इन्होंने क्या किया, बार काउंसिल के मेंबर्स ने एग्जेक्टिव डिले ऑफ एग्जेक्टिव को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, ये जो एग्जेक्टिव ऑर्गन है, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं एग्जेक्टिव को जुडिशरी से सेपरेट करने में। इस बात का चैलेंज किया उन्होंने। बार काउंसिल होता है कि जो हर प्रोविंस है ना उसमें से जो टॉप के वकील होते हैं, जो हाई प्रोफाइल वकील होते हैं, हर प्रोविंस से कुछ जो है ना वकील जमा होते हैं, उनको एक असम्बली में बना दिया जाता है, उनकी एक असम्बली बन जाती है। 22 होते हैं टोटल बार काउंसिल में और हर प्रोविंस से जो है वो कुछ उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, तो उसको बार काउंसिल कहते हैं। तो उन वकला ने क्या किया कि अपने अपने जो हाई कोर्ट्स हैं ना, अपने अपने प्रोविंस की जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे चैलेंज कर दिया कि ये एग्जेक्टिव इतना डिले क्यों कर रही है सेपरेशन में। तो उन्होंने कहा कि जी अदालत जो है वो एक मैंडेमस, यानी एक अदालती हुक्मनामा जारी करे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को कि वो जल्दी से जल्दी जो है ना वो सेपरेट करें जुडिशरी को एग्जेक्टिव से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें कि जो है वो जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव से सेपरेट हो जाए। तो क्या हुआ जी कि एक रिट पटिशन जो है वो फ़ाइल की गई। शरफ जैदी ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल की कि जो है वो सेपरेट किया जाए जुडिशरी को एग्जेक्टिव से। तो इस रिट पटिशन को
एक्सेप्ट कर लिया गया। जो सिंध हाई कोर्ट के जो 7 के 7 जजेस थे, सब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सब ने एक्सेप्ट कर लिया जब, तो सिर्फ एक ने एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी मेजोरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब एक्सेप्ट हो गई। तो फिर जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अदालत ने ये कहा, यानी सेपरेशन से अकॉर्डिंग, सेपरेशन के मुतालिक, द कोर्ट हेल्ड दैट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव वुड मीन, उन्होंने कहा कि अगर हम जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि, अब इसके 3-4 मतलब हैं वो देखते हैं कि एग्जेक्टिव शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एनुअल फंडिंग फॉर जुडिशरी टू ऑपरेट इट विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि एग्जेक्टिव जो है वो एनुअल फंडिंग करेगी इसको, फिर ये सेपरेट तो ना हुई। अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो क्या होगा कि जो ये जो एग्जेक्टिव है इसको फंडिंग करनी पड़ेगी एनुअली, क्योंकि इसका कोई अपने पास कोई सिस्टम तो है नहीं जिससे ये फंडिंग लेंगे। तो सारी बात है, फिर टैक्स वगैरह जो है वो सारा इनके पास आता है, तो यही इसको फंडिंग करेंगे, तो फिर ये सेपरेट कैसे रह सकेगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट था इसका। तो दूसरा इसका जो पॉइंट था वो ये था कि जो जजेस को अपॉइंट करना है, यानी ये जो हाई कोर्ट्स हैं इसमें जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स, यानी प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। प्रेसिडेंट तो फिर जो है वो एग्जेक्टिव का बंदा है, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ में से है, और मेन जो है वो हेड है एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ का। तो इसने ही अपॉइंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करेगा, और प्लस उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स भी होंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ चला जाएगा, यानी अगर इसको हम सेपरेट कर दें यहाँ से तो फिर जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो ये ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये थी उनकी जो सेकंड है वो उनका जो कहना था, रिमार्क्स अदालत के, दैट द ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज टू अनदर हाई कोर्ट विदाउट हिज कंसेंट और हिज अपॉइंटमेंट टू फेडरल शरीयत कोर्ट विदाउट हिज कंसेंट नेगेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर कोई जज जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है फेडरल शरीयत कोर्ट में बगैर उसकी मर्ज़ी के, या फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी हाई कोर्ट में, यानी पंजाब से सिंध में चला जाता है, सिंध से बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से जो है वो KPK में, तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी जुडिशरी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कोई भी जज जो है वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो फिर यहाँ पे भी जो है वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, ये कहा गया अदालत की तरफ से, रिमार्क्स दिए गए। अब जो चौथा पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि अगर जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो इसका मतलब ये है कि लोगों को, जो सिटीज़न्स हैं पाकिस्तान के, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे। जब फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो फिर ये भी गलत बात है। तो ये सारे जो हैं वो 4 रिमार्क्स दिए गए अदालत की तरफ से। सबसे पहला मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला था कि फिर फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग तो फिर एग्जेक्टिव करेगी, तो सेपरेट कैसे हो सकती है? दूसरा ये था कि जजेस की अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ने करनी है, यानी एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने करनी है, तो फिर ये कैसे होगी? तीसरा ये था कि जजेस को अगर जजेस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको अपॉइंट किया जाएगा, कर दिया जाए, तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ चला जाएगा, तो फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। चौथा पॉइंट था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो फिर सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स ही नहीं मिल सकेंगे। तो ये बात जो है वो ठीक नहीं है, जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फर्दर फिर उन्होंने कहा कि जी
जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट्स आई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको काम करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वो नहीं कर सकें। तो लिहाजा हम उनको एक डायरेक्शन जारी कर सकते हैं आर्टिकल 199 के तहत कि वो जो है वो क्या क्या करें, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनको काम करना चाहिए उस काम को करने के लिए हम उनको डायरेक्शन जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी। फिर क्या क्या डायरेक्शन जारी की किस लिए की थी वो देखते हैं पहले कि लेजिस्लेटिव मैय यानी कानून साजी की जाए, जो मौजूदा लाज हैं, मौजूदा कवानीन हैं, उनको आर्टिकल 175 के अकॉर्डिंग करने के लिए। आर्टिकल 175 जो है ना उसमें जो कोर्ट्स के जो है ना सारा के सारा जुडिशरी से रिलेटेड है, यानी जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, जजेस जो एग्जेक्टिव है उसको सेपरेट कौन करेगा, अदालत के पास कौन सी प्रोविजंस होंगी, यानी ये सारा जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इसमें ये कहा गया कि जितनी भी इस आर्टिकल में प्रोविजंस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए कानून साजी की जाए, यानी आर्टिकल जो 175 में जितनी भी दफ़ात हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को क्या किया, डायरेक्शंस जारी की। क्या क्या डायरेक्शंस जारी की? सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जी डिवाइड द मजिस्ट्रेसी इनटू जुडिशियल एंड एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, यानी जो मजिस्ट्रेसी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट। और फिर कहा कि जी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनको हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा जाए, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा जाए। और इस काम के लिए इन्होंने जो हाई कोर्ट है उसने 6 मंथ्स का पीरियड दिया। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने फिर कहा कि जी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, यानी ये जो सेपरेट किए हैं, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसको डिपार्टमेंटल कंट्रोल में भी रखा जाए, और इनके जो जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं उनको भी हाई कोर्ट के डिपार्टमेंटल कंट्रोल में रखा जाए, यानी जो भी इसके मसले मसाइल होंगे वो हर सूबे की जो हाई कोर्ट होगी वो इसको देखेगी, हाई कोर्ट के डिपार्टमेंटल कंट्रोल में होंगे। जो तीसरा था पॉइंट वो ये था कि जितनी भी कानून साजी करनी है, जो आर्टिकल 175 और 203 आर्टिकल्स इनकी दफ़ात हैं, इनको फुलफ़िल करने के लिए जो भी कानून साजी चाहिए उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाए। ये डायरेक्शंस जारी की थी सिंध हुकूमत ने, सिंध हाई कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को। फिर सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को भी यही बातें कहीं कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए जाएं, जो भी 175 और 203 आर्टिकल में दफ़ात हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो है इक़दाम किए जाएं, और इसमें भी 6 मंथ्स का पीरियड दिया गया इनको। अब जो एक जस्टिस था सिंध हाई कोर्ट का, जस्टिस मैमून काजी, उसने कहा कि जी आर्टिकल 175 जो है ये तो हमारे ही रिलेटेड है, यानी जुडिशरी से ही रिलेटेड है, हाई कोर्ट से ही रिलेटेड है, तो हम खुद ही इस पे कैसे फ़ैसला दे सकते हैं। तो लिहाजा हम इसको सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं समझते, तो इसलिए ये आर्टिकल हम खुद से इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे पास फिर ये पावर भी नहीं रहती कि हम डायरेक्शंस जो है वो दे सकें कि इसको इम्प्लीमेंट करें। इसने कहा कि हम खुद ही अपने रिलेटेड फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, ये इसके रिमार्क्स थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये कहा कि जी उसने जो फ़ैसला बरकरार रखा वो था मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ सिंध हाई कोर्ट का, यानी मेजॉरिटी ने जो कहा था, ये मेजॉरिटी ने ये जो पॉइंट्स दिए थे
के लेजिस्लेटिव स्टेप्स लिए जाएं, इस फैसले को ही बरकरार रखा। तो ये थी सारी डिस्कशन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूटिव।